हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी एसपी का जो 5th चैप्टर था मेंबर्स ऑफ द कंपनी, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। उसके अंदर मैंने बेसिक डिफरेंस ही तुम लोग को समझा दिया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। देखो वो वाला चैप्टर्स के अंदर मैंने तुम लोग को समझाया था कि मेंबर्स और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है। देखो नॉर्मली इंटरचेंजेबली नॉर्मल टर्म में सब यूज टू करते हैं मेंबर्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर, बट मैंने तुम लोग को बोला था बहुत माइन्यूट सा क्या है डिफरेंस है मेंबर्स के अंदर और शेयर होल्डर के अंदर। वही लेक्चर्स के अंदर मैंने तुम लोग को वो भी समझा दिया था कि भाई मेंबर्स कौन होता है। मेंबर्स वो होता है जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा होगा, उसको ही मेंबर बोलेंगे, अदरवाइज उसको खाली क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे। तो वो वाला लेक्चर जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा है, मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी लिंक दे के रखा है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। नॉट ओनली फर्स्ट पार्ट, चारों चार चैप्टर्स जो पहले प्रीवियस 4 चैप्टर्स हो गए चारों चार, उसके सब पार्ट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। जिन बच्चों ने वो भी रिफर नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है फ्रेंड, पहले जाके क्या करिए, वो क्या करिए, रिफर करिए। क्योंकि मैं डे 1 से बोलते आता हूं कि भाई एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज, एक भी पार्ट मिस आउट करोगे तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में क्या पढ़ रहे हो नहीं समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि भाई एसपी का एक भी पार्ट क्या करो, आप मिस आउट ना करो। ठीक है, चलो चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अपना आता है एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, कि मेंबर बनने के लिए तुम लोग में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वन बाय वन देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। लेट्स अस नाउ नो हु कैन और कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। क्राइटेरिया: buying share amount to making a contract, so any entity that is person organization competent to make a contract can be a member of the company. This topic therefore has a context to the provisions of the Contract Act 2। मतलब मैंने तुम लोगों को उस दिन भी बोला था कि भाई शेयर होल्डर बनने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी फॉलो करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब कंपनीज एक्ट को फॉलो करना ही है। अपन आई थिंक जो सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि अगर आप 18 प्लस हो गए, मतलब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक शेयर बाय करते हो तो आपके और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि आपको आपकी एज क्या हो जानी चाहिए, 18 प्लस होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगी, तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो ही शेयर होल्डर बनेगा। तो यहां पे क्या क्लियरली लिखा है कि आपको कंपनी एक्ट के अलावा आपको प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 क्या करना है, फॉलो करना है। Subject to the provisions of the Companies Act, memorandum and article of the company, any person sui juris can become a member of the company as follow। देखते हैं वन बाय वन कि कौन मेंबर बन सकता है। पहला ही लिखा है इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर, मतलब आप में इंडिविजुअल है वो मेंबर बन सकता है। किसके अंदर, कंपनी के अंदर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर बन सकता है। पहला लिखा है माइनर, अब माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। माइनर मतलब बिलो 18, मतलब अभी तुम लोग को हिंदी में मैंने बोला कि 18 प्लस वाले ही मेंबर बन सकते हैं। तो सब माइनर को भी अगर मेंबर बनना है तो क्या क्राइटेरिया, डोंट वरी, अपन आगे रहेगा तो मैं तुम लोग को समझा दूंगा कि अगर उसके गाइडेंस मतलब माँ बाप उसके नाम पे क्या कर सकता है, शेयर्स ले सकता है। ठीक है, तो बट माइनर डायरेक्टली शेयर बाय नहीं कर सकता एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। A guardian can enter into a share purchase transaction on behalf of the minor। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि माइनर के बिहाफ में उसके गाइडेंस मतलब माँ बाप हो गए या तो कोई भी ऐसा वो लोग कि जो उसको पाल रहे हैं, वो उसके बिहाफ में क्या कर सकता है, शेयर बाय कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, बना सकता है। सेकंड है इंसॉल्वेंट। व्हाट यू मीन बाय सर इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि बैंकरप्ट, कि भाई उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, असेट्स क्या है, कम है, तो वो भी मेंबर बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। Since the beneficial right of the shareholding are held by the official receiver assignee, so insolvent person stop being a member। मतलब कि वो मेंबर बन रहा है, बाद में अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो भी शेयर्स है वो कौन ले लेगा, कोर्ट के हिसाब से कोई भी कोर्ट का ऑफिसर क्या लेगा, बाय कर लेगा, मतलब ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं इसको। इनसेन और लुनेंसिक मतलब पागल। इनएबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट रेंडर द पर्सन इनएलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स अगर वो पागल है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, इनसेन का मतलब होता है पागल, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो तो आप मेंबर बन सकते नहीं हो। और लास्ट है फॉरेनर। फॉरेनर कैन ऑल्सो बी अ मेंबर इन द company। Since the foreigner can enter into the contract, foreigner can buy the share to be member of the Indian company subject to the provisions of the FEMA Act 1999। मतलब उसके FEMA के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो क्या करना है, फॉलो करना है वो फॉरेनर को। तो यहाँ पे अपन इंडिविजुअल के क्राइटेरिया में देखें तो 4 पार्ट्स पढ़ा कि कौन कौन मेंबर बन सकता है। माइनर, माइनर डायरेक्टली नहीं बन सकता,
कौन बन सकता है, उसके गाइडेंस के थ्रू बन सकता है। सेकंड हो गया इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट भी बन नहीं सकता, बट अगर बन भी गया तो उसके जो भी शेयर्स हो गए वो कौन ले लेगा, ऑफिशियल रिसीवर ले लेगा। थर्ड है इनसेन, पागल है, खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करेगा। और फोर्थ है फॉरेनर कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर इन द कंपनी। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल के क्राइटेरिया की बात करो तो इंडिविजुअल में 4 पार्ट्स इन लोग ने क्या किया है, डिवाइड किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इन लोगों ने क्या क्या डिवाइड किया है, देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बिकम अ मेंबर इन द कंपनी। मतलब फर्स्ट है कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन सकती है, मेंबर बन सकती है। यस, फॉर एग्जांपल XYZ है प्राइवेट लिमिटेड, या तो फॉर एग्जांपल पब्लिक लिमिटेड, और ABC पब्लिक लिमिटेड। तो इसको अगर ये कंपनी के शेयर बाय करने कर सकता है, यस कर सकता है, ये कंपनी का मेंबर बन सकता है। देखो क्या लिखा है, a company being a legal person can be a member of another company in its own name. It can become a member only if authorized by the memorandum of association. Company cannot invest in its own share. मतलब ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर बाय कर सकता है, बट ये कंपनी अपनी ही कंपनी का शेयर बाय कर सकता नहीं है। जो ये लास्ट लाइन बोलता है, कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड है कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर बन सकती है, यस, बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी इट कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यस, ये भी एक क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये भी क्या कर सकती है, पार्टनरशिप पार्टनर बन सकती है। सिंस इट इज अ जुरिस्टिक पर्सन इट कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन सकती है, यस बन सकती है, बट उसके नाम पर शेयर कौन होल्ड करेगा, कर्ता हेल्ड करेगा। The act does not prohibit membership of the HUF, but share can be registered only in the name of the कर्ता। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट हिंदी में क्या बोला कि भाई गवर्नमेंट ने या तो लॉ ने किसने रेस्ट्रिक्शन नहीं किया है कि हिंदू फैमिली बिजनेस मेंबर नहीं बन सकता, बट बनेगा तो कर्ता के नाम पे क्या होगा, वो शेयर का क्या होगा, नाम होगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। देखो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 और गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, तो गवर्नमेंट ने उधर क्लियरली मना कर दिया है कि पार्टनरशिप कैन नॉट बी बिकम अ मेंबर इन अनदर कंपनी। पार्टनर चाहे तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले सकता है, बट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ले सकता नहीं है, जो यहां पे लिखा है। The firm cannot be a member of the company. Once again, I repeat the sentence. The firm cannot be a member of the company as it is a not registered entity. मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि पार्टनरशिप एंटिटी अगर रजिस्टर भी होगी तो उसको कोई सेपरेट लीगल स्टेटस होता नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर तुम लोग चाहो, पार्टनर चाहो, तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर बाय कर सकते हो दूसरी कंपनी के अंदर, बट पार्टनरशिप के फॉर्म के नाम पे ले सकते नहीं हो। बट फर्म कैन होल्ड अ शेयर ऑफ द कंपनी इन इंडिविजुअल नेम ऑफ द पार्टनर। और लास्ट दे दिया है ट्रस्ट कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर इन अनदर कंपनी। रजिस्टर्ड ट्रस्ट कैन बिकम अ शेयर होल्डर इन द कंपनी इन इट्स ओन नेम। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो 5 से 6 पॉइंट्स लिखा है, उसमें एक ही केस ऐसा बनता है जिसके अंदर वो बंदा, वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंपनी के अंदर मेंबर नहीं बन सकती, जो है पार्टनरशिप फर्म। गेटिंग माय पॉइंट। और तुम लोग का उसका रीजन भी बता दिया कि क्यों मेंबर बन नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल स्टेटस होता है, यस, हिंदू LLP का लीगल सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, यस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, यस, पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस होता नहीं है, और ट्रस्ट का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, इसलिए यस। तो जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस है इसको ही मेंबर बनने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है, बट पार्टनरशिप को यहाँ पे क्लियरली मना किया है। मतलब एक ही ऐसा पॉइंट है कि जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो कंपनी के अंदर क्या नहीं बन सकती है, मेंबर नहीं बन सकती है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फॉर्म। 1 मार्क के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो बच्चे लोग नोट करके रखना। ठीक है, इन लोग ने यहाँ पे एक चार्ट फॉर्म में दिया है, जो मैंने तुम लोग को ऊपर समझाया वो ही यहाँ पे टिक में किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। कि आपको अगर दूसरी कंपनी के अंदर मेंबरशिप अक्वायर करना है तो कैसे कैसे सिचुएशन में आप अक्वायर कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो।
देखते वन बाय वन। लेट्स अस नाउ लर्न हाउ वन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। पहला ही है भाई सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। अपन ने मालूम है दूसरे चैप्टर्स के अंदर दूसरे या थर्ड चैप्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि सब्सक्राइबर शीट होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 6 वाला क्लोज होता है कि अगर आप वहां पे आपका नाम आता है, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, अगर आप वहां पे साइन कर रहे हो और उधर कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं 100 शेयर लूंगा, मतलब आप एक्विजिशन के लिए क्या कर रहे हो, लायबिलिटी कर रहे हो और आप क्या बोल रहे हो कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं। तो वन ऑफ द वे हो जाएगा बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, मतलब वहां पे आप साइन कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि कंपनी जब भी खुल जाएगी तभी मैं क्या करूंगा, ये कंपनी का 100 शेयर क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। देखो क्या लिखा है, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी आर इट्स मेंबर, दैट इज 7 इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी, 2 इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड 1 इन केस ऑफ द वन पर्सन कंपनी। इन फैक्ट दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। आप उसको फर्स्ट मेंबर के तहत भी क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि भाई जो मेमोरेंडम के अंदर नाम लिखा रहेगा दे आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर, फर्स्ट शेयर होल्डर, फर्स्ट मेंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ऑफ कोर्स कि कंपनी फर्दर शेयर लाते हैं और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आप वैसे भी क्या कर सकते हो, कंपनी के अंदर मेंबरशिप एक्विजिशन कर सकते हो। एनी पर्सन हु विश टू बाय अ कंपनी शेयर has to apply for the same, and on acceptance of application by the company the person is allotted the share and become a shareholder and thereby its member on entering his or her name in the register of member। of course कि भाई कंपनी ने एप्लीकेशन दिया और आपने एप्लीकेशन भर के दिया कि हाँ भाई मैं आपकी कंपनी का शेयर बाय करना चाहता हूँ और कंपनी ने आपको क्या बना दिया, शेयर्स दे दिए और आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या कर दिया, एंटर कर दिया। मतलब आप एक दूसरे वे से भी क्या कर सकते हो, मेंबर बन सकते हो। देखो अपन ये क्या पढ़ रहे क्वेश्चन कि कौन से तरीके से आप मेंबर बन सकते हो कंपनी के अंदर, एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। थर्ड केस क्या है, बाय होल्डिंग शेयर इन अ डीमैटेरियलाइजेशन फॉर्म। अगर सपोज कि लिस्टेड कंपनी होती है तो लिस्टेड कंपनी के अंदर डीमेट अकाउंट कंपलसरी है, अगर आपको कोई लिस्टेड कंपनी का क्या करना है, शेयर बाय करना है तो डीमेट में अगर आपका नाम, वो कंपनी का नाम क्या होगा, लिखा होगा, तो आप भी क्या हो सकते हो, मेंबरशिप बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो। एनी पर्सन हुज हैज शेयर इन हिज नेम एज अ बेनिफिशियल ओनर इन रिकॉर्ड ऑफ द डिपोजिटरी इज अ मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। सर यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर क्यों वर्ड यूज किया है? देखो बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। डीमेट में क्या होता है मालूम है क्या? डीमेट में आपका नाम नहीं दिखेगा, आपके डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम दिखेगा कि आपने उसके अकाउंट में वो एजेंसी के थ्रू क्या किया है, डीमेट अकाउंट खोला है और उसका नाम कंपनी के अंदर दिखेगा। बट इनडायरेक्टली बेनिफिशियल कौन है? आप है। अगर आपका नाम यहां दिखेगा तो आपको माना जाएगा कि यू आर द मेंबर इन द कंपनी। फोर्थ वे क्या है, बाय ट्रांसफर। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्स और वाई ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, एक्स ने शेयर ट्रांसफर कर दिया वाई को, तो वाई बिकम अ मेंबर इन द कंपनी। तो ये ऑल्सो मोड हो जाएगा कि भाई ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, मेंबरशिप एक्विजिशन कर सकते हो। एनी पर्सन हु बाय द शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर बिकम इट्स रजिस्टर्ड मेंबर आफ्टर अ कंपनी एक्सेप्टिंग हिज ट्रांसफर रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई कंपनी के पास गए ट्रांसफर शेयर फॉर्म लेके कि मुझे मेरे शेयर ट्रांसफर करना है मिस्टर वाई को, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई हम लोग को चलेगा, मिस्टर का नाम निकाल के मिस्टर वाई का नाम लिख देगा। तो ये एक ऑल्सो मोड है, एक ऑल्सो वे है टू बिकम द मेंबर इन द कंपनी। फिफ्थ आ जाता है अपना बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम लोग को समझाया था कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था कि व्हाट यू बेसिक मतलब क्या होता है जो है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का। ट्रांसफर का मतलब मैंने तुम लोग को बताया था कि जो दो इंडिविजुअल जिंदा पर्सन, मिस्टर एक्स भी जिंदा है, मिस्टर वाई भी जिंदा है, दोनों अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। सो सर व्हाट यू मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर? मिस्टर एक्स मर गया है और मिस्टर एक्स के बिहाफ में ऑफ कोर्स वो मर गया तो अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका शेयर उसके सन को दे दिया। फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई उसका सन को शेयर ट्रांसफर कर दिया, कंपलसरी ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मतलब ऑपरेशन ऑफ लॉ भी बोलते हैं उसको, सेकंड टर्म में बोलने जाओ तो उसको कौन सा सिचुएशन बोलेंगे, ट्रांसफर। तो ऑफ कोर्स वो सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो, आप मेंबर बन सकते हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मैंने तुम लोगों को जस्ट वर्ड बोला ऑपरेशन ऑफ लॉ। In the event of death, insolvency and insanity of member is called as a transmission of share. The legal representative, legal heir in case of the death, official receiver in case of the insolvency and administrator in case of the insanity replace the concerned member. Of course कि भाई अगर मर गया तो उसके बिहाफ में उसका रिप्लेसमेंट में कौन आ जाएगा, उसका सन आ जाएगा।
6 पॉइंट बोलता है नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी। ऑफ कोर्स देखो ओपीसी करके एक वन ऑफ द कंसेप्ट है कि भाई आप कंपनी खोल सकते हो जहां पे एक ही मेंबर होगा, मैक्सिमम भी एक, मिनिमम भी एक। तो वन पर्सन कंपनी में सपोज की फॉर एग्जांपल कल उठ के मिस्टर एक्स की वजह थी, वन पर्सन कंपनी थी। जरूरी है कि मिस्टर एक्स लाइफ टाइम जीने वाला है? नहीं, कभी ना कभी तो मरेगा ना। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, जब भी मरेगा वो एक नॉमिनी दे दो मुझे। कौन दे दो? एक नॉमिनी दे दो कि इसके बिहाफ में अगर ये मर गया तो कौन शेयर होल्डर बनेगा। तो अल्टीमेटली वो ऑन द स्पॉट शेयर होल्डर नहीं बनेगा, बट कहां ना कहां उसका नाम तो आ ही जाएगा एज अ मेंबरशिप के अंदर। तो एक ऑल्सो वन ऑफ द वे है नॉमिनी ऑफ द वन पर्सन कंपनी। इन केस ऑफ द वन पर्सन कंपनी, द नेम ऑफ द नॉमिनी whose name is given in the memorandum of one person company become its sole owner in the event of death of the member। और लास्ट सिनेरियो दिया है बाय एक्विजिशंस, if a person is wrongly enter into the register of member or hold himself out as a member on knowingly allow his name to remain on the register of member without informing the company about the mistake and getting it ratified, is stopped from the denying his membership and is liable as a member like in the event of winding up of the company। It is therefore called as a membership by principle of एस्टोपल। मतलब एक बंदा था मिस्टर एक्स, उसका कोई ये भी अपन ने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया तो भी मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं। मिस्टर एक्स उसका रिलेशन था अच्छे डायरेक्टर के साथ वो कंपनी के, तो मिस्टर एक्स ने अपना नाम घुसेड़ दिया किसके अंदर? रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर। तो कहा ना कहा अगर उसने अपना नाम डाल दिया रजिस्टर ऑफ मेंबर में और कंपनी को बता भी नहीं रहा है कि मेरा नाम गलती से लग गया है या तो फिर गलती से डाल दिया, कुछ नहीं पता, वो जानबूझ के डाला अपना नाम और पब्लिक को बोल भी रहा है कि मैं मेंबर हूं कंपनी का, तो वो भी क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा एज अ मेंबरशिप के अंदर। तो ये 7 केसेस आपको दिए हैं कि कौन से सिचुएशन में आप मेंबर बन सकते हो कंपनी के अंदर। 1 सेकंड बच्चे लोग रिपीट करेंगे, देखते हैं फर्स्ट क्या लिखा है। बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, अगर आप चाह रहे हो कि आपको शेयर होल्डर बनना है, सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका नाम लिखा है तो आप मेंबर बन सकते हो। सेकंड हो गया बाय एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, थर्ड हो जाएगा बाय होल्डिंग शेयर इन डिमोनेटाइजेशन, फोर्थ हो जाएगा बाय ट्रांसफर, फिफ्थ हो जाएगा बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, सिक्स हो जाएगा नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी, और 7 लिखा है बाय एक्विजिशन। देखो बच्चे लोग, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं 100% ट्राई करूंगा जब भी आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉल्व करने की। बट हाँ, अगर जेन्युइनली डाउट हो तो ही कमेंट डालना, फालतू कमेंट्स डालना मत, ठीक है? क्योंकि मैं एक लाइन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक लाइन का मतलब भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड था देखो, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल का मतलब ये होता है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। मतलब आप कुछ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, इवन दो यू आर नॉट अ मेंबर, इवन दो यू आर नॉट शेयर होल्डर, तो भी आप क्या कर रहे हो? कंपनी को दिखा रहे हो, पब्लिक को दिखा रहे हो कि यू आर द मेंबर इन द कंपनी। तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल। तो देयर इज अ 7 केसेस जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? मेंबर बन सकते हो। बट सर कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे मुझे मेंबरशिप नहीं रखना है, मतलब मुझे छोड़ देना है कंपनी एज अ मेंबरशिप में से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, सीजेशन और / टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। A person cease to be a member of the company when any of the following occurs। मतलब ये सपोज कि ये 8 से 9 सिचुएशंस दिया है इन लोग ने, अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो आपकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी या तो टर्मिनेट हो जाएगी। 1 by 1 देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। A person cease to be a member of the company when any of the following occurs। पहला तो है ट्रांसफर ऑफ शेयर। ऑफ कोर्स मिस्टर एक्स ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया तो मिस्टर एक्स का नाम निकल जाएगा, तो पहला एक सिचुएशन ये हो जाती है। अभी मिस्टर एक्स के एंगल से सोचना, अपन जो ऊपर वाला केसेस पढ़ रहे थे मिस्टर वाई के एंगल से सब सोच रहे थे, अभी ऑटोमेटिक सब उल्टा हो जाएगा। इन द इवेंट ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, मिस्टर एक्स मर गया तो उसकी मेंबरशिप निकल जाएगी। थर्ड है सेल ऑफ शेयर बाय द मेंबर इन द बायबैक ऑफर बाय द कंपनी। बायबैक का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे थोड़ा झलक दिखा दो हम लोग को क्या होता है। बायबैक का मतलब होता है नथिंग बट कंपनी ने ऑलरेडी शेयर होल्डर को शेयर दिया था, बट कंपनी बोल रही है कि नहीं भाई हम लोग को खतरा है कि भाई हम लोग के शेयर कोई कॉम्पिटिटर ने बाय कर रहे हैं और कल उठ के उसकी मनमानी चलने लगी हम लोग की कंपनी पे, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा शेयर बिका है, बेचे हम लोग ने, बाय शेयर होल्डर ने किया है, उसको बैक कर लेते। मतलब बाय बैक, मतलब कंपनी ने अपने ही शेयर को क्या कर लिया? बाय बैक कर लिया है। तो वो सिचुएशन में भी तेरी मेंबरशिप क्या हो सकती है? निकल जा सकती है। फोर्थ है फोरफीचर ऑफ शेयर बाय द कंपनी। सो व्हाट यू मीन बाय फोरफीचर ऑफ शेयर? फोरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल तेरा 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 2 बार, तूने 8 रुपए पे किया था, कंपनी ने 2 बार 3 बार वार्निंग दी है कि भाई तू तेरा 2 रुपया पे कर, 2 रुपया पे कर, 2 रुपया पे कर, तूने 2 रुपया पे नहीं किया, मतलब तेरा शेयर क्या है? पार्टली पेड अप है।
तो कंपनी बोलेगी, एक फाइनल नोटिस दे देगी कि अगर तूने 14 डेज के अंदर हम लोग को पेमेंट नहीं किया जो भी तेरा बाकी है शेयर्स का पेमेंट, तो हम लोग तेरे शेयर क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। अभी समझ में आया रहेगा क्या होता है फोरफिट का मतलब तेरे जो भी शेयर 8 रुपए के भी बाई किए ना, वो भूल जाना बुरा सपना समझ के कि वो कंपनी बस अपना रख लेगी और 2 रुपया वो दूसरे को बेच के 2 रुपया क्या कर लेगी, रिकवर कर लेगी। मतलब देखो 8 रुपया भी मिलेगा नहीं, वो कंपनी ने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, जमा कर लिया अपने पास। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ शेयर टू द कंपनी बाय मेंबर। कंपनी ने मेंबर ने सामने से जाके बोल दिया कि भाई मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी कंपनी के अंदर, मेरे लिए शेयर सरेंडर कर रहा हूं, आज से मैं तेरे कंपनी का क्या नहीं हूं, मेंबर नहीं हूं, आप मेरा जो भी पैसा बनता है उन दे दो। ये हो गया सरेंडर ऑफ शेयर। तो सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सरेंडर ऑफ शेयर और फोरफिचर ऑफ शेयर में? देखो सरेंडर ऑफ शेयर में मेंबर सामने से जाता है, बट फोरफिचर ऑफ शेयर में मेंबर सामने से नहीं आता है, कंपनी जबरदस्ती से उससे क्या ले लेती है, शेयर्स ले लेती है। तो देयर इज आल्सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सरेंडर ऑफ शेयर एंड फोरफिचर ऑफ शेयर। नेक्स्ट केसेस आ जाता है 6, एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर ऑफ द मेंबर बाय द कंपनी। अभी लीन का मतलब होता है कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर नहीं दिया तो कंपनी ने अपना हक जता दिया, वो भी आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं लीन बोलते हैं उसको। तो वो केसेस में भी आपकी मेंबरशिप चली जाती है। 7 केसेस हो जाएगा द पर्सन हु होल्ड अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर cease to be a member when the company redeem this share। ऑफ कोर्स तेरे शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, कंपनी ने उसको रिडीम कर दिया। रिडीम का मतलब यहाँ पे होता है, वंस अगेन देखो बुक लेके बैठे हो तो लिखते जाना जो जो मतलब यहाँ पे लिखा रहा हूं। रिडीम का मतलब होता है यहाँ पे रीपेमेंट। क्या होता है, रीपेमेंट। कि भाई तेरे 5 साल के लिए शेयर था, जो शेयर था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 5 साल खत्म हो जाने के बाद कंपनी ने तेरे शेयर को रीपेमेंट कर दिया, मतलब योर मेंबरशिप इज नो मोर, मतलब आपकी मेंबरशिप निकल जा सकती है, सीज हो सकती है। 8 केसेस दिया है, पर्सन रिस्काइंड्स मतलब रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंबरशिप ऑन द ग्राउंड दैट ही और शी has or was cheated and fraudulent by the misrepresentation of information given by the company in the prospectus। अभी prospectus का मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिन बच्चों ने मेरा 3rd या 4th चैप्टर्स नहीं देखे उसके अंदर डिटेल में मैंने prospectus का मतलब समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ऑलरेडी लिंक भी दे दिया है, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अभी सर कोई एक बंदा था, उसने भाई प्रोस्पेक्टर को देखे, इनविटेशन को काट के देख के बोला कि हाँ भाई सब कंपनी तो अच्छी है, बाद में जाके मालूम किया कंपनी फ्रॉड निकली। वो बंदे ने क्या कर लिया, शेयर बाय कर लिया। तो वो बोल सकता है कि आपने मुझे फ्रॉडुलेंटली फंसा है, केस फाइल करेगा और अपना पैसा क्या करेगा, रिकवर करेगा और मेंबरशिप में से क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। और लास्ट केसेस दिया है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का कंपनी का मतलब होता है कंपनी बंद हो गई। ऑफ कोर्स कंपनी बंद हो गई तो आप कौन सा मेंबर रहोगे, तो आपकी मेंबरशिप भी ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी। तो देयर इज अ 9 केसेस जहां पे आपकी मेंबरशिप सीज हो सकती है, मतलब निकल जा सकते हो आप, या तो टर्मिनेशन भी मतलब निकल जा सकते हो। तो 9 केसेस दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी है, दोनों क्वेश्चन कंबाइन पूछते हैं इन लोग कि भाई कौन से सिचुएशन में आप एक्विजिशन बन सकते हो, मतलब कौन से सिचुएशन नॉर्मल मेंबर बन सकते हो और कौन सी सिचुएशन में आप मेंबर में से निकल सकते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो दोनों को कंबाइन पूछ सकते हैं। सॉरी, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना जो है लास्ट क्वेश्चन से जो है राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। देखो ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर्स ओवर और मेरा ये जो वीडियो का पार्ट है वो भी ओवर हो जाएगा। मतलब अपने 5th पार्ट के अंदर 2 पार्ट्स बनाया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने तुम लोगों को खाली झलक दिखाया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर। ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी है। एक्विजिशंस क्या होता है, कैसे एक्वायर कर सकते हो, कैसे टर्मिनेशन हो सकती है, क्या राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज है मेंबर्स की भी, तो वो भी अपन देखते हैं क्या है लिखा है यहाँ पे। बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनी, मेंबर एंजॉय सर्टेन राइट्स, हैज टू फुलफिल द सर्टेन ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज। लेट्स स्टडी व्हाट आर द राइट कन्फर्ड ऑन द मेंबर्स एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटी टू फुलफिल बाय द मेंबर। पहला तो राइट्स क्या है, देखो मेंबर अल्टीमेटली मेंबर, शेयर होल्डर मतलब ओनर, ये आपको मगज में होना चाहिए कि भाई शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो उसके क्या क्या राइट्स है देखते हुए वन बाय वन। राइट्स ऑफ मेंबर, पहला ये राइट ऑफ असेसिंग ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स है, सर्कुलर से, नोट से, वो सबको देखने का अधिकार किसको है, मेंबर को है। तो
पहले ही लिखा है, अ मेंबर कैन गेट अ कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑल्सो मेंबर कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, चार्ज, इन्वेस्टमेंट, मिनट्स बुक ऑफ ऑल द जनरल मीटिंग, प्रॉक्सीज लॉज फॉर जनरल मीटिंग एंड ऑल द रिटर्न फाइल बाय द कंपनी. मतलब ये सब चीजें ओवर एंड अबाउ, इसके अलावा भी जो भी चीजें कंपनी के अंदर है पेपर फॉर्म में, वो सब चीज को देखना कंपनी का लायबिलिटी है कि उसको देना है किसको, अपने ओनर को, नथिंग बट मेंबर को. सेकंड है राइट टू मेक अ फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन. जो भी फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन होता है वो अल्टीमेटली कौन लेता है, ओनर ही लेता है. नो डाउट जो डे टू डे अफेयर्स वाले बिजनेस है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले लेते हैं, बट जो फंडामेंटल है जहां पे मेंबर्स की जरूरत, परमिशन की जरूरत है, कंपनीज एक्ट ने क्लियरली बोला है कि आपको मेंबर्स की परमिशन लेना है. जैसे कि अपन लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रहे थे ना कि अगर सपोज के अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम करना है तो अपन ने वहां पे बहुत सारी सिचुएशन में पढ़ा कि नेम चेंज है या तो फिर ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज है, वहां पे स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, तो वहां पे नथिंग बट मेंबर की परमिशन लेनी जरूरी है. वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी डाला, तो वहां पे आपको क्या करना है, मेंबर की क्या लेना है, परमिशन लेना है इन फॉर्म ऑफ द रिजोल्यूशन. ठीक है. Member hold a exclusive power to decide a meeting of the member on the matter like a change of the register office of the company, increasing authorized capital, change of the object of the company, amend the article of association, acquisition, merger, takeover by the company, अपॉइंटिंग अ सोल सेलिंग एजेंट एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो ये वाले केसेस के अंदर मेंबर के पास एक्सक्लूसिव राइट है, वो क्या कर सकता है, ले सकता है किससे, कंपनी से परमिशन के फॉर्म में. थर्ड है राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग. ऑफ कोर्स जनरल मीटिंग होती किसकी है, शेयर होल्डर की, तो उसके पास तो राइट्स होगा ना मेंबर में अटेंड, अरे मीटिंग में अटेंड होने का. ठीक है. मेंबर है वो राइट टू रिसीव द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ऑल द जनरल मीटिंग, अटेंड देम अ पर्सन और अपॉइंट अ प्रॉक्सी. अभी सर व्हाट यू मीन बाय प्रॉक्सी, नाम तो सुना ही होगा, अपना लेक्चर्स होता है कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि कोई मैडम नहीं आती है तो उसके बिहाफ में कोई और सर को भेज देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी. तो सेम लाइक दिस कि अगर सपोज कि मेंबर पर्सनली नहीं जा पाता है तो अपने बिहाफ में प्रॉक्सी भेज सकता है किसके अंदर, मीटिंग के अंदर. स्पीक एंड वोट एट अ मीटिंग, डिमांड एंड वोट एट अ पोल, डिमांड टू कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एटसेट्रा. फोर्थ राइट से राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव अ डायरेक्टर. ऑफ कोर्स मैं तुम लोगों को डे 1 पे बोला था डायरेक्टर को अपॉइंट कौन कर सकता है, मेंबर ही करते हैं, तो उसको अपॉइंट करने का और निकालने का राइट किसके पास है, शेयर होल्डर के पास है. तो नेक्स्ट हो जाएगा राइट टू अपॉइंट रिमूव एज अ डायरेक्टर. मेंबर है वो राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर. फिफ्थ हो जाएगा राइट टू रिस्पेक्ट टू कंपनी अकाउंट एंड इट्स ऑडिट. जो फर्स्ट वाले पॉइंट्स के अंदर ही था कि उसके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका मेंबर्स के पास क्या है, राइट है टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड ऑडिट. मेंबर अप्रूव द एनुअल अकाउंट एट ए एनुअल जनरल मीटिंग, अपॉइंट द ऑडिटर, डिसाइड देयर रेम्युनरेशन, ऑल्सो हैव अ राइट टू रिमूव द ऑडिटर. मतलब मेंबर्स के पास क्या है, राइट्स है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है वो अप्रूव करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, उसका जो भी रेम्युनरेशन बनता है उसको सब चीज का राइट किसको है, मेंबर के पास है. नेक्स्ट केसेस है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. ऑफ कोर्स कंपनी ने पैसा, शेयर होल्डर ने पैसा डाला है तो ऐसे तो डाला नहीं रहेगा, इन फॉर्म ऑफ वो कुछ तो मांगेगा, नथिंग बट रिटर्न, डिविडेंड बोलते हैं उसको एसपी के टर्म में. मेंबर इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी विद द होप ऑफ गेटिंग अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर मेंबर हैव अ राइट टू अप्रूव द डिविडेंड एंड गेट द सेम विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन एट अ एनुअल जनरल मीटिंग. 7 बोलता है शेयर होल्डिंग राइट. दिस राइट इंक्लूडिंग राइट टू रिसीव द शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड टू गेट राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू एटसेट्रा. ये सब चीज का भी क्या है, राइट्स है किसके पास, शेयर होल्डर के पास क्या है, राइट्स है. नेक्स्ट है राइट टू रिसीव सरप्लस असेट्स. सो व्हाट यू मीन बाय सरप्लस असेट, सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी वाइंडिंग अप हुई, कंपनी बंद हुई, तो कंपनी बंद होने के टाइम पे जरूरी नहीं है कि कंपनी लॉस होगी तो ही बंद होगी, कंपनी कभी कभी प्रॉफिट में तो अपने मर्जी से बंद होना चाहती है. तो सपोज कि फॉर एग्जांपल सब लायबिलिटी पे आउट करने के बाद भी पैसा बच रहा है, तो उसमें जो भी पैसा बच रहा है उसमें भी उसका सरप्लस राइट है, मतलब जो भी एडिशनल बचेगा उसको बांट देने का, वो पैसे पे भी हक है किसका, शेयर होल्डर का. इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मेंबर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर ऑफ द सरप्लस असेट ऑफ द कंपनी इफ एनी आफ्टर द पेमेंट टू द ऑल द अदर स्टेक होल्डर. मतलब सबको पैसा देने के बाद भी पैसा बच रहा है कंपनी के अंदर, तो उस पर भी अधिकार किसका है, शेयर होल्डर का है. और लास्ट है राइट टू क्लास एक्शन सूट. Act confer right of class action suit to member against the company or its directors in the event of any fraudulent, unlawful or wrongful act or omissions or misleading statement in the audit report. Any 100 member or thus holding 10% of voting right can apply to the tribunal for redressal.
member can demand investigation in the affairs of the company, also they can also file a petition to winding up of the company। मतलब सर अभी ये क्या बोला है, क्लास सूट का मतलब कि अगर उसको लग रहा है कि मेंबर को, शेयर होल्डर को लग रहा है कि भाई कंपनी में कुछ फ्रॉडुलेंट एक्ट हो रहा है या तो फिर कंपनी कुछ अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट क्लोज काम कर रही है, तो वो कौन दे सकता है, 100 मेंबर और दस होल्डिंग 10%, मतलब या तो 100 मेंबर मिलके क्या कर सकते, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या तो इतने तो मेंबर होने चाहिए जिसके पास 10% शेयर होना चाहिए कंपनी का, वही क्या कर सकती है, कंपनी के खिलाफ क्या कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो दीज आर द नथिंग बट राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, नथिंग बट मेंबर भी बोल सकते हो। वंस अगेन बच्चे लोग रिपीट करेंगे, क्या क्या पढ़ा, राइट ऑफ असेसिंग बुक्स एंड अकाउंट डॉक्यूमेंट, सेकंड पढ़ा राइट टू मेक अ फ्रॉडुलेंट कॉर्पोरेट डिसीजन, थर्ड पढ़ा राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, फोर्थ पढ़ा राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव द डायरेक्टर, राइट टू फिफ्थ राइट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज अकाउंट इट्स ऑडिट, सिक्स राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, सेवेंथ शेयर होल्डिंग राइट, 8 राइट टू रिसीव सरप्लस असेट, और 9 लिखा अपन ने राइट टू क्लास एक्शन सूट। अभी लास्ट ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, जो तीन ही पॉइंट में इन लोग ने डिवाइड किया है और चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाएगा अपना। मेंबर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द सर्टेन लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन, लाइक ऑफ कोर्स उसको राइट दिया है तो लायबिलिटी भी तो दिएगी, ड्यूटीज भी देंगे। पहला ही मेंबर की क्या ड्यूटीज है, अ मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी बाय ऑल द कन्वीनिएंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब उसको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन करने की दिया है कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अंदर, वो क्या करना है, फॉलो करना है, ए मेंबर की लायबिलिटी हो जाएगी। सेकंड, since most of the company have a liability, limited liability up to the face value of share, the member is liable to pay full value of the share। of course मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि सपोज कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, तो ये लायबिलिटी मेंबर की है कि उसको 10 रुपए तो देना है पर शेयर। और थर्ड है, इन केस ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मेंबर इज पर्सनली लायबल फॉर द ऑल द डेट ऑफ द कंपनी। अगर तेरी लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी जब भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तभी सिलेक्ट किया है कि कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब मेंबर एग्री कर रहे हैं कि अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी तो हम लोग अपने पर्सनल जेब से क्या दे देंगे, पैसा देंगे, तो उस टाइम जब कंपनी बंद हो रही है, इंस्टॉलमेंट हो रही है, तो मेंबर की लायबिलिटी हो जाएगी, उसको पर्सनल जेब से क्या करना है, पैसा निकालना है। तो दीज आर द नथिंग बट ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड राइट्स। तो यहाँ पे अपना चैप्टर्स जो है 5th वाला मेंबर्स ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है। 6 चैप्टर में जल्दी लेके आओगा। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।